हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहित अविचल तिवारी। और याद है ना, तीनों मैं ही हूं। ओके, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो साथियों, अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें तो पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हैं? ये जो पावर शेयरिंग होती है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच में होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, तो इस चैप्टर में पावर शेयरिंग को समझने के लिए हमें एक केस स्टडी दी गई है। 2 कंट्रीज की केस स्टडी है, आप देखिए यहाँ बोर्ड पे। पहला कंट्री है बेल्जियम और दूसरी कंट्री है श्रीलंका, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बच्चों, बोर्ड पे आप देखो, मैं भी आपके साथ साथ देख रहा हूँ। मैंने इस पूरी केस स्टडी को पॉइंट वाइज बांट दिया है। आपको क्या करना है कि सिंपली इस पॉइंट्स को समझना है। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के बाहर से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये केस स्टडी पूरी कवर हो जा रही है इन छोटे छोटे पॉइंट्स में, ठीक है? तो मेरे साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट फर्स्ट, बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी। तो भाई, बेल्जियम जो हमारी कंट्री है, इसके बॉर्डर 3 कंट्री के साथ लगते हैं। कौन कौन? फ्रांस, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी। ओके, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट में ये दिया हुआ है कि जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है, उसमें से पॉपुलेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंग्वेज का, कि कौन सी पॉपुलेशन, कितनी % पॉपुलेशन कौन सा लैंग्वेज बोलती है, उसकी बात हमने की हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि बेल्जियम में जो 59% पॉपुलेशन थी वो डच स्पीकिंग है, वो डच लैंग्वेज का यूज करती है। और ये डच लैंग्वेज कौन से रीजन में यूज किया जाता है? फ्लेमिश रीजन में। तो बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग जो 59% है वो डच बोलते हैं। फिर ब्रिटेन के वैल्कोनिया रीजन में रहने वाले जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। और लास्ट के जो 1% लोग बचे वो लोग जर्मन बोलते हैं। और कहाँ रहते हैं भैया? बेल्जियम में ही। जो रेस्ट ऑफ बेल्जियंस है वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक कंट्री होने के बावजूद कितनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की। 3 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारी कंट्री तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, हर 10 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है। एनीवेज, थर्ड पॉइंट की बात करें, कैपिटल क्या है बेल्जियम का बच्चों? बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स। इन कैपिटल ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% पीपल स्पीक डच। वो फ्रेंच और डच के बगल में जो एस है उसका मतलब है फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। तो कैपिटल की अलग बात है, ओवरऑल कंट्री की अलग बात है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अब वहां पे डच स्पीकिंग पीपल जो कि 59% थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो कि 40% थे, उनके बीच क्या हो गया? तनाव, टेंशन। समझ रहे हैं ना टेंशन क्या होता है? एकदम तनातनी, 36 का आंकड़ा। तो इन लोगों के बीच टेंशन हो गया बहुत सारी चीजों को लेके। अगले में मैंने हाईलाइट करके लिखा है, डच स्पीकिंग वर मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। मैंने कहा था ना, थोड़ा बहुत यहाँ झोल है। जो डच स्पीकिंग है वो मेजोरिटी में है, कहाँ पे? कंट्री में। बट जो वहां का कैपिटल है वहां पे वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और इसी डिफरेंस की वजह से क्या हुआ? टेंशन हुआ। अगले पॉइंट पे आते हैं, बिटवीन 1970 एंड 1993 The Constitution was amended 4 times for giving equal representation. अब भाई, लैंग्वेज अलग अलग है, लोग अलग अलग हैं, कंट्री एक है, कैपिटल एक है। कंट्री में जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए। उसी तरह कैपिटल में जो लोग हैं वहां भी डिफरेंसेस थी। तो हमने एक चीज देखा कि कैपिटल में पॉपुलेशन परसेंटेज लैंग्वेज वालों का अलग था और कंट्री में अलग था। तो इस बीच से जो टेंशन हुए, इन सबको फॉलो करते हुए सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए। ये 3-4 बार ये अमेंडमेंट हो चुका था, ठीक है? तो अब इस 3-4 बार के अमेंडमेंट के बाद क्या रिजल्ट मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेड, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है ये? अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन।
Amended constitution said that the numbers of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. मतलब भैया तुम्हारे यहाँ टेंशन है तो है, कैपिटल में टेंशन है तो है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी इक्वालिटी होनी चाहिए कि जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हो वो इक्वल हो, वहां पे कोई भी ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब मतलब टेंशन, भेदभाव, ठीक है। अब टेंशन की बात तो कर रहे हैं, है ना। तो आगे अब देखिए, द टेंशंस वेयर लेसर इन ब्रुसेल्स। मैंने कहा था कि डिफरेंस है लोगों में, वहां के लोगों में लैंग्वेज पॉपुलेशन अलग है और यहाँ का लैंग्वेज पॉपुलेशन अलग है, ठीक है। तो टेंशंस ओवरऑल कंट्री में थे, बट टेंशंस वर लेसर इन ब्रुसेल्स। Brussels has separate government in which both the communities have equal representation। अब भैया इसके पहले हमने क्या बोला कि amended constitution ये कहता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन हो उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग का। जबकि हम अगर ब्रुसेल्स की बात करते हैं जहाँ टेंशन कम था, वहां हमने ये देखा कि वहां पे दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, आई होप कि अभी के पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, कहीं कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आंसर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर वाज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अब भैया सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी, जो किसी एक लैंग्वेज कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते थे, उनके द्वारा इलेक्ट की गई होती थी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट होता क्या है? मैंने कहा ना कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किसी एक लैंग्वेज कम्युनिटी द्वारा इलेक्ट की जाती है। ये कैसे हो सकते हैं? डच, फ्रेंच या जर्मन, तीनों में से कोई भी। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनी किसी एक खास लैंग्वेज कम्युनिटी की, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी जगह पे रह रहे हैं, उस जगह पे उस कम्युनिटी की, उस लैंग्वेज कम्युनिटी की जो भी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं, उनका पूरा रिजॉल्वेंस कौन करेगा? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। कोशिश करेगी कि दिक्कत ही ना आने दे, ठीक है। तो ये होती है हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट। व्हेन यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड, अब अगले पॉइंट में हमें देखना है कि व्हेन यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड ब्रुसेल्स वाज चूजन एज हेडक्वार्टर्स। आपको पता है कि फिर आगे चल के यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है उस बारे में डिटेल हमें जानना नहीं है यहाँ पे। हमें बस ये यहाँ पे जानना है कि यूरोपियन यूनियन जब फॉर्म हुआ तो ब्रुसेल्स को उसकी कैपिटल बना दिया गया, ठीक है। क्योंकि हम बेल्जियम की केस स्टडी कर रहे हैं, वहां के लैंग्वेज, वहां के डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, बाकी चीजों में बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे उतना ही जानना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर। अब धीरे धीरे लोगों को भी ये लगने लगा, जो वहाँ के लीडर्स थे, कि ऐसे यूनिटी नहीं आने वाली है। यूनिटी तभी पॉसिबल है जब आप दूसरे भाषा के लोगों का सम्मान करें, उनकी राइट्स का सम्मान करें और वो लोग आपके साथ भी सेम करें। तो लीडर्स को धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ और फिर वहां पे यूनिटी स्थापित हो पाई। तो अब हम बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ। अगर किसी ने आपसे पूछा कि भैया सर ने पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? केस स्टडी, बेल्जियम की केस स्टडी, श्रीलंका की केस स्टडी। बट कभी क्या आपने सोचा है कि ये केस स्टडी क्यों पढ़ाई जाती है? तो बच्चे केस स्टडी पढ़ाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है कि कैसे जो डेमोक्रेसी है वो पावर शेयरिंग के डिमांड को हैंडल कर रही है। यहाँ आपने देखा कैसे लैंग्वेज वाले लोगों के बीच पावर की शेयरिंग हुई अल्टीमेटली, जो उन्होंने जाना कि यूनिटी कैसे आ सकती है, एक दूसरे का सम्मान करके। तो देखते हैं श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है या समथिंग अट्टापट्टू। ओके, तो हम बात करते हैं केस स्टडी ऑफ श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने इसको मेंशन करा है। मैंने श्रीलंका को भी, जो उसकी केस स्टडी है, इसको भी पॉइंट वाइज करके यहाँ पे डिवाइड कर दिया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इसको पॉइंट वाइज नोट कर लेना। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ गए, फिर कोई एग्जामिनर कभी कहीं कोई भी टीचर कोई भी क्वेश्चन करे, आप फटाक से आंसर कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, और दूसरी बात कि श्रीलंका की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 2 करोड़ के है। ओके, सेकेंड पॉइंट, मेजर सोशल ग्रुप्स यहाँ पे कौन कौन है? 2 है।
जो लैंग्वेज ग्रुप यहाँ पे भी है, एक सिंहल स्पीकर जो कि सिंहल लैंग्वेज को बोलते हैं, आप इसे सिन्हला भी पढ़ सकते हो। तो ये जो सिन्हला स्पीकर्स हैं ये 74% है और जो तमिल स्पीकर है वो 18% है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लैंग्वेज के लेवल पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कैसी है? लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अब ये जो 74% सिन्हला स्पीकर्स हैं ये तो अपनी जगह है ही। जो 18% तमिल स्पीकर है इसमें भी दो सब ग्रुप्स डिवाइडेड है। फर्स्ट श्रीलंकन तमिल्स एंड सेकेंड आर इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स 13% है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि श्रीलंकन तमिल्स तो भाई तमिल है, लैंग्वेज है, श्रीलंका है, तो ये श्रीलंकन तमिल सिर्फ 13% क्यों और ये इंडियन तमिल्स कहाँ से आ गए? तो बगल वाला ब्रैकेट पढ़ो, उसमें लिखा है कि इंडियन तमिल्स के जो फोर फादर्स फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, काफी समय पहले से जो उनके पूर्वज यहाँ इंडिया के गए हुए थे प्लांटेशंस में काम करने के लिए, वो वहीं जाके बस गए। तो वहाँ प्लांटेशन वर्कर्स की पीढ़ी आगे फिर श्रीलंका में पैदा होती है, वहीं बढ़ती है, तो वो लोग श्रीलंका के निवासी हो जाते हैं। बट ये इंडियन तमिल्स हैं और वो श्रीलंकन तमिल्स हैं। तो आप डाइवर्सिटी देख रहे हो यहाँ कितनी है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। तो सिन्हला स्पीकर्स जितने भी थे उनमें से मैक्सिमम कैसे थे? वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वो बुद्धिस्ट थे। मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज मुस्लिम्स। तो हमने पहले ही बात की कि तमिल्स जो इंडियन तमिल्स थे, इंडिया से गए हुए थे, तो ये कौन से धर्म के थे? ये या तो हिंदू थे या मुसलमान थे। तो यहाँ हमने क्या डाइवर्सिटी में हमने यहाँ क्या डाइवर्सिटी देखी? सबसे पहले दो स्पीकर, दो तरह की लैंग्वेज, एक सिन्हला एक तमिल। तमिल में भी दो तरह के लोग, एक इंडियन तमिल एक श्रीलंकन तमिल। अब जो सिन्हला स्पीकर्स थे वो सारे बुद्धिस्ट थे, मैक्सिमम बुद्धिस्ट थे, और जो तमिल्स थे बाकी के वो या तो हिंदू थे या तो मुसलमान थे। नेक्स्ट पॉइंट, 7% वर क्रिश्चियंस, बोथ तमिल एंड सिन्हला। अब भैया ये तो बड़ी खिचड़ी सी बन गई। महाअष्टमी के प्रसाद में जो खिचड़ी बनती है ना, आलू मटर टमाटर वगैरह सब डाल के, ये वैसी खिचड़ी है। क्या खिचड़ी है कि सबसे पहले क्या देखा? सिन्हला स्पीकर्स इतना %, फिर तमिल स्पीकर्स इतना %। तमिल में भी दो सब डिवीजन में इंडियन तमिल श्रीलंकन तमिल। अब श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल के बाद आज जो सिन्हला स्पीकर थे, सिन्हला स्पीकर जो थे वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे। जो इंडियन तमिल्स थे वो या तो हिंदू थे या मुसलमान थे, और कुछ 7% क्रिश्चियन भी थे। ये बोथ तमिल और सिन्हला लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। श्रीलंका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। तो 1947 में हमें आजादी मिली, 1948 में उन्हें आजादी मिली। 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद इंडिपेंडेंस जस्ट एक ब्रिज है। बैकग्राउंड मैंने बता दिया, फोरग्राउंड पे आ रहा हूँ। 1956 में क्या होता है, पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू मेक सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल। तो एक एक्ट पास होता है जिसमें ये कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बनेगी? सिन्हला लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई। तो जो तमिल स्पीकर्स थे उनके मन में वहां पे भावना तो आएगी कि हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर ये इस एक्ट के पास होने के जस्ट बाद अगला पॉइंट, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। ऊपर हमने कहा ना कि सिन्हला लोग मैक्सिमम बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिज्म को फॉस्टर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और बचाने के लिए बुद्धिज्म को क्या किया गया? बचाने के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ बुद्धिज्म की बात भी सिन्हला लोगों के लिए है। आपने सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कर दिया। तो तमिलियंस का क्या? जो श्रीलंकन तमिल्स है, जो इंडियन तमिल्स है, उनका क्या? जितने भी तमिल स्पीकर्स हैं वो तो वहां पे डिसरेस्पेक्टेड अपने आप को समझते होंगे ना कि हमारा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, हमारी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर आपके साथ अगर होता है कि कोई आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप बोलते हो, नहीं मानता है तो गुस्सा करते हो, झगड़ा होता है, यही होता है। इन सारे स्टेप्स से श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा लगा कि जितने भी बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स हैं उन्हें ना उनकी कल्चर की परवाह है, ना लैंग्वेज की परवाह है। वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म और सिन्हला लैंग्वेज के बारे में केयर करते हैं। तमिलियंस की कोई परवाह ही नहीं है उनको। ऐसा लगा वहां के तमिल्स को। उनको ऐसा लगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दे रही हैं, डिनाई कर रही हैं हर चीज से, जॉब पाने से और इक्वल अटेंशन से, उन सब चीजों से डिनाई कर रही हैं।
उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हर फ्रंट पे, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, लैंग्वेज लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सा समय हो गया था जब तमिलियंस को ऐसा लगा कि ये सिनेला स्पीकर्स जो हैं वो हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। अब भैया कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, अगले पॉइंट में देखते हैं। टेंशंस बिटवीन सिमिलर लीडर्स एंड श्रीलंकन तमिल्स इंक्रीज्ड ओवर लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसा मैंने अभी बताया कि लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे इन दोनों के बीच में टेंशंस बढ़ गई। फिर हाईलाइट करके मैंने लिखा है दिस श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज बट देयर डिमांड्स वर डिनाइड। इन्होंने पार्टीज तो लॉन्च कर दी, पावर में तो थे नहीं, तो इनकी जो भी डिमांड थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की, लैंग्वेज को इक्वलिटी देने की, वो सब डिमांड्स डिनाई कर दी। दिस डिस्ट्रस्ट लेड टू सिविल वॉर। अगला पॉइंट, सिविल वॉर क्या होता है? तो दोस्तों जब किसी एक कंट्री के अंदर दो अलग अलग फ्रंट्स बन जाते हैं, दो अलग अलग ऑपोजिशन बन जाते हैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके दो अलग अलग अपोजिट पार्टीज बन जाती हैं, वायलेंट स्ट्रगल हो जाता है एक ही कंट्री के अंदर, उनके बीच में जब चीजें सही नहीं होती हैं और वो वायलेंट रूप ले लेती हैं तो उसे हम कहते हैं सिविल वॉर। वॉर ही है, हमारी कंट्री के अंदर है, इसलिए सिविल वॉर। और सिविल वॉर से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नुकसान। तो श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ ये बहुत वायलेंट हो गया, कितने लोग मारे गए लड़ाइयों में, इन लड़ाइयों में सिन्हला और तमिल के बीच में लड़ाई हुई और जगह जगह दंगे फसाद हुए और कितने सारे लोग मारे गए, कितने लोगों को फोर्सफुली श्रीलंका से बाहर निकाल दिया गया। और इससे श्रीलंका में बहुत ही बड़ा सेटबैक, श्रीलंका काफी पीछे चला गया इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल फ्रंट्स पे। तो यहाँ कंट्री बहुत पीछे हो गया। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें बेल्जियम और श्रीलंका को, तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग के लिए वो लोग तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि जब हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तभी यूनिटी आएगी। बट श्रीलंका में एक ग्रुप डोमिनेंट रहा दूसरे ग्रुप के ऊपर, पावर शेयरिंग की बात मानी ही नहीं, इस वजह से कंट्री काफी पीछे चली गई। तो हमने दोनों केस स्टडी में ये देखा कि बेल्जियम में पावर शेयर करने से कैसे यूनिटी आती है और श्रीलंका में पावर ना शेयर करने से कैसे श्रीलंका सेटबैक हो जाता है, श्रीलंका का काफी पीछे चला जाता है, काफी नुकसान होता है। तो अपने इस लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूँ। पार्ट फर्स्ट खत्म होता है इस चैप्टर का। अगली वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ बहुत जल्दी सेकंड पार्ट लेके, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तब तक पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू।